वेक्टर अलजेब्रा एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 10.2 इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो और इस इंट्रोडक्शन पार्ट भी, तो जितना भी 2 पार्ट में इंट्रोडक्शन बनाया हूँ इसका, तो आप लोग प्लेलिस्ट में सारा वीडियो डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी मैं यहाँ पे आप क्वेश्चन जो सॉल्व करवाने जा रहा हूँ वो 2 टॉपिक पे है, एक कोलिनियरिटी पे है और एक डायरेक्शन रेशियो पे है। तो अब एक्सरसाइज 10.2 में जितना भी 2 पार्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट बताया हूँ वो इनफ नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन मैं एक्सरसाइज 10.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ। तो वहाँ से डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और कोलिनियरिटी मैं यहाँ पे बताया हूँ, क्योंकि अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट में कोलिनियरिटी का कंडीशन नहीं बताया हूँ। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन जो कह रहा है कि 2 जो वेक्टर दिए हुए हैं उसको शो करना है कि वो कोलिनियर है। तो हम कोलिनियर का टाइप्स ऑफ वेक्टर में बस इतना पढ़ रहे थे कि 2 वेक्टर कोलिनियर कब कहलाएगा, कोलिनियर बोलिए चाहे पैरेलल बोलिए, तो 2 पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। बस हम लोग डिफिनीशन समझे थे, लेकिन आज देखेंगे कंडीशन कि कौन सा कंडीशन यूज करें हम इसको सॉल्व करने के लिए, कि बोलेंगे कि वो कोलिनियर वेक्टर है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले फर्स्ट की कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी ठीक है। सपोज में मान लिया कि एक वेक्टर ए है, बात को समझिएगा अच्छे से। एक वेक्टर ए ले लिया, इसी वेक्टर के अलोंग मैं एक यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ। तो यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। नो, आप चूंकि बोल रहा है कि दोनों वेक्टर पैरेलल है, कोलिनियर, वो शो करना है और कंडीशन मुझे निकालना है, तो मैं मान के चलूंगा कि एक और जो वेक्टर ले रहा हूँ बी, वो पैरेलल होगा। तो जब बी वेक्टर इसके पैरेलल है और इस वेक्टर के अलोंग मैं यूनिट वेक्टर लिया हूँ ताकि डायरेक्शन शो करे, तो जब दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इसका भी मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यूनिट वेक्टर ए ही होंगे, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो सकता है, एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। कोलिनियर में तो ये बोला था कि बस पैरेलल होना चाहिए, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तो डायरेक्शन ये हो सकता है, एक डायरेक्शन ये हो सकता है बी वेक्टर का। तो जब डायरेक्शन ऐसा चेंज कर दिया तो यूनिट वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, माइनस लग जाएंगे। समझ वाली बात। चलिए, तो अब इसके पहले वाले पार्ट में मैं कॉन्सेप्ट बताया था। पहले वाले पार्ट में बोले तो इंट्रोडक्शन पार्ट, कौन सा पार्ट था, सेकेंड पार्ट होगा इंट्रोडक्शन पार्ट का। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर में वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट में, उसमें क्या था कि ए वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो ये पता होगा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए यूनिट वेक्टर, ये कहाँ से आया है। मैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये कॉन्सेप्ट को मैं समझाया भी हूँ और इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया हूँ, तो वहाँ से देख लीजिएगा। इसको ये लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो बी वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर तो यही लिया हूं, या फिर बी वेक्टर को हम ये भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ए, तो बोल सकते हैं यहाँ पे माइनस ए कैप। ये दोनों को कंबाइन किया तो मैं बोल सकता हूँ बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे प्लस भी है और यहाँ पे माइनस भी है, तो प्लस माइनस बी वेक्टर इंटू ए कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है अब तक। अब ए कैप इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर अपॉन प्लस माइनस आ जाएगा इधर, बी वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड छूट गया, मैग्नीट्यूड। ठीक है, नाउ ये अब लेके चलते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ए कैप यहाँ से लेके आ जाता हूँ प्लस माइनस के साथ, कर्ली ब्रैकेट प्लस माइनस बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस आगे लगा दिया था तो लगा दिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू ऐसा लिख दिया। नाउ इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू, इस चीज को पूरा को हम लोग
लेमडा एज्यूम कर लेते हैं, लेमडा इंटू बी वेक्टर। ये कंडीशन निकल गया आ गया कोलिनियरिटी का, जिसमें लेमडा का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि यहाँ पे जो मैं लेके आया हूँ ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, समझ में आ रही है बात ना। ए वेक्टर को मैं रेफरेंस लेके चला, अगर मैं बी वेक्टर को रेफरेंस लेके चलता और ए वेक्टर दो को कंडीशन निकल के आता तो बी वेक्टर इक्वल टू हो जाता लेमडा इंटू ए वेक्टर, और लेमडा का जो वैल्यू होता पलट जाता। ऐसे भी देखिए लेमडा का वैल्यू नीचे जाएगा तो लेमडा का वैल्यू नीचे आएगा तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर ऊपर चला जाएंगे तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस माइनस। अब यहाँ तक दिख रहा है ना, एक मिनट चेक तो कर लो। चलिए दिख रहे हैं, तो ये दो कंडीशन लेके चलेंगे हम लोग कोलिनियरिटी का। अब मैं अगर डायरेक्ट ये बता देता कि देखिए कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हम लोग ये यूज करेंगे, बन तो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन माइंड में थोड़ा सा एक क्वेश्चन स्ट्रक होता कि भाई ये चीज आया कहाँ से आया, तो बता दिया। कभी कभी मान लीजिए अगर ये चीज सीख गए तब लेमडा का वैल्यू कहाँ है वो पता चल गया आपको, मे भी कभी लेमडा का वैल्यू ये पूछ दे कि लेमडा का वैल्यू क्या होगा। लेमडा क्या है यहाँ पे, एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे भी सोच लीजिए कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दो वेक्टर इक्वल होगा, मान लीजिए कि कुछ स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। बस वही बात तो है यहाँ पे। नाउ स्टार्ट करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। एज्यूम कर लेंगे कि लेट ये ए वेक्टर है 2i का कैप माइनस 3j का कैप प्लस 4k का कैप, बी वेक्टर को मान लिया माइनस 4i का कैप प्लस 6j का कैप माइनस 8k का कैप। ये देखिए सिमिलर जैसा दिख रहा है आपको कुछ, मैं माइनस 2 का कॉमन ले लिया तो ये जगह 2i का कैप प्लस 3j का कैप, माइनस कॉमन लिया तो प्लस क्या में हो जाएगा, माइनस में 3j का कैप, और ये प्लस में हो जाएगा 4k का कैप। ये पूरा का पूरा ए ही वेक्टर तो है, तो मैं लिख दिया माइनस 2 इंटू ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा था, बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू ए वेक्टर। दोनों का कंपेरिजन करिए तो लेमडा क्या आ जाएगा, -2 आ गया। ये शो कर रहा है तो हम बोल देंगे क्लियरली 2 वेक्टर्स आर, जो भी वेक्टर दिया हुआ है कोलिनियर है। लेमडा का वैल्यू इससे भी फाइंड आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस आएगा ही आएगा, वो आएगा सॉल्व करने पे। तो क्या लिया था, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर इसको एज्यूम किया हूँ तो 4 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, x ये है तो -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, -8 का स्क्वायर 64 का अंडर रूट अपॉन ए वेक्टर 2 का स्क्वायर 4, 9, 16 ऐड करिए 10, 16 1, 11 अपॉन अंडर रूट पूरे में हो जाएगा कि दोनों पे अंडर रूट है तो दोनों पे लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 29। देखिए 4 से कट जाएगा तो √4 का मतलब क्या हुआ, +-2। यहाँ पे आया क्या, या तो प्लस हो गया तो माइनस हो गया, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएंगे। क्लियर ना कॉन्सेप्ट, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन 12 में ना डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा था। मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा आज सेक्शन फॉर्मूला से नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, तो आज जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें मैं कोलिनियरिटी और डायरेक्शन कोसाइन के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करवाऊंगा। आ गया ना डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन मैं आप लोग को कहाँ बताया हूँ, एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना
उसी तरह से सीक्वेंस में मैं सारा कुछ दे रहा हूँ आप लोग को। तो डायरेक्शन कोसाइन का यहाँ पे जरूरत हुआ। ऐसे भी देख रहे होंगे एक्सरसाइज 10.1 में जब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो डायरेक्शन कोसाइन का कोई यूज था ही नहीं, लेकिन बुक में दे दिया था तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता दिया। तो वहाँ पे जाके कॉन्सेप्ट को डायरेक्शन कोसाइन को समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से सिंपल वे में बताया हूँ, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को स्टॉप करिए, बैक जाइए प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ से डायरेक्शन कोसाइन को कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। चलिए, जो भी था मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं फाइनल रिजल्ट बताता हूँ। जैसे कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा को ही क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा को एज्यूम किया था L, इसको एज्यूम किया था M, इसको एज्यूम किया था N। तो L इक्वल टू ही बोल सकते हैं x अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। r क्या था, OP वेक्टर। M इक्वल टू बोलेंगे ये x एक्सिस के लिए, ये y एक्सिस के लिए, ये z एक्सिस के लिए, तो y एक्सिस पे y अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, z एक्सिस के लिए n, तो n इक्वल टू z अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी को हम बोल सकते हैं x अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, अगर ये वेक्टर दिया होता है ये इसमें x का मैग्नीट्यूड होगा, 2 है जो y का मैग्नीट्यूड है और 3 z का। वेक्टर रिप्रेजेंट किया मैं, तो वेक्टर मानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 मैग्नीट्यूड हो गया और ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्लियर ना, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एक वेक्टर हो गया। तब आर वेक्टर यानी एक्स वाई जेड के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का अंडर रूट एल इक्वल टू, समझ में आ रही है ना बात, एम इक्वल टू हो जाएंगे वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट एंड एन इक्वल टू जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ तक तो बता चुका था। इसके बाद मैं डिराइव करके बताया था आप लोग को क्या, कि डायरेक्शन को साइन कॉस अल्फा ही बोल सकते हैं, उसको एल एम एन बुक माना है। अब एक्स के टर्म में है, कोई भी रेफरेंस अगर कोई वेक्टर मानते हैं, मान लीजिए ए वेक्टर, तो हम लोग उसको एक्स इंटू आई कैप, वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप, ये स्टार्टिंग में कंपोनेंट फॉर्म ऑफ ए वेक्टर में बताया था कि ये रेफरेंस है, इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ए बी सी के फॉर्म में भी डिराइव किया था, तो एक्स की जगह ए हो जाएंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे वाई की जगह बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट एंड जेड इक्वल टू सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला एल एम एन, ये भी डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, सब डायरेक्शन कोसाइन ही है। कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये भी डायरेक्शन कोसाइन ही है। तो अब ये वाला यूज तो यहाँ से कर देंगे, इसका यूज क्या होगा, आप एक्स के जगह ए बी सी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये ए बी सी जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये तीनों डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रेशियो। तो अब चूंकि जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहा है ए बी सी, तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात, तो है ना। अब ए बी सी तीन कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, सिंपल ए बी सी बोलने का मतलब वही चीज 1 2 3। अगर मान लीजिए एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2 3, समझ में आ रही है बात, तो एक रेफरेंस मान के O के साथ इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 कोऑर्डिनेट है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो डायरेक्शन रेशियो है। समझ में आ रही है बात।
पोजीशन वेक्टर निकल के आ जाएगा। जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, निकाल के आ जाएगा भाई। देख लीजिए एल इक्वल टू ए अपॉन, ये ए के लिए बी और सी, ये भी यूज करिए चाहे ये यूज करिए, बात एक ही चीज़ है। मैं हर चीज़ को रिलेट कर रहा हूँ एक दूसरे के साथ, ताकि आपको जब भी माइंड में क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो क्लियर हो जाए। समझ में आ रही बात? तब चूंकि जब एक्स वाई जेड के फॉर्म में रहता है तो मैं इसका भी यूज करूँ चाहे इसका यूज करूँ, बात है क्या? तो एक्स की जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, 1 अपॉन √14 एल एम के लिए y अपॉन, ठीक है। ये तो हटाइए इसका कोई, बस मैं बता रहा था कि डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो कैसे डायरेक्शन कोसाइन, तो ये है ना वही चीज़ है। डायरेक्शन रेशियो को एक्स वाई जेड मान लीजिए चाहे ABC मान लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। y के लिए तो y है यहाँ पे क्या 2, एक्स वाई जेड स्क्वायर का अंडर रूट अगेन √14 n इक्वल टू जेड में 3 है और ये निकल के आ गया था √14, यही क्या आ गया डायरेक्शन कोसाइन। तो यदि मैं डायरेक्ट यहाँ से ऐसे सॉल्व कर देता, हाँ भाई ये फॉर्मूला है कुछ पर, क्वेश्चन में भी कुछ रिलेटेड इंट्रोडक्शन पर डिस्कस करूँगा, तब तो आपको हाँ कुछ रिकॉल होगा। आप मान लीजिए कि आप देख चुके होंगे तो जरूरी थोड़ी है कि सारा कुछ याद ही होंगे, तो ऐसे रिलेट कर देने से आपका माइंड में सारा कुछ रिकअप हो जाएगा। चलिए तो ये नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 13 जो इसी टाइप का है, कैसे तो आप खुद से अटैम्प्ट करिए, पता चल जाएगा। तो मैं सॉल्व करता ही हूँ, नोट कर लीजिए इसे। चलिए क्वेश्चन 13 12 जैसा ही है, बस थोड़ा सा आपको वेक्टर निकाल देना है। ए से बी में जा रहा है तो ए बी वेक्टर आपको फाइंड कर देना है। तो ए बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट होगा वो तो आप निकाल चुके हो, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट कैसे निकलता है, सॉल्यूशन में आते हैं। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट मान लिया, ए से बी में जा रहा है, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ज्वाइन कर देते हैं। भाई ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना है तो एक रेफरेंस मान लिया ओ। बाय ट्रायंगल लॉ मैं डायरेक्ट बताया था कि ए बी वेक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं, जहां पे लास्ट वाई टर्मिनल है उसका पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट यानी इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर को माइनस करेंगे। ये आएगा भी ट्रायंगल लॉ से ही आया है, इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, देख लीजिएगा जाकर। अब ए पॉइंट 1 2 -3, बी पॉइंट है -1 -2 1, तो ओ बी पोजीशन वेक्टर जो भी ये मैग्नीट्यूड है, तो एक्स पे है ये मैग्नीट्यूड, वाई पे है, ये जेड पे है। तो एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप मान लिया, वाई के अलोंग जे कैप और जेड के अलोंग के कैप। तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, वेक्टर हो जाएगा मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। तो इसमें आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जे कैप से और इसमें के कैप से, तो एक पोजीशन वेक्टर मिल जाएंगे। तो ओ बी वेक्टर इक्वल टू -आई कैप प्लस और -2 जे कैप, तो प्लस माइनस -2 जे कैप प्लस के कैप, ये निकल के आ गया ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप -3 के कैप। सब्ट्रैक्ट करिए, -2 आई कैप माइनस 4 जे कैप के प्लस 4 के कैप, ये आपका निकल के आ गया ए बी वेक्टर। इसी को मान लीजिए कि ए वेक्टर है, तो जब ए वेक्टर आपको मिल गया, जो क्वेश्चन नंबर 12 जैसा सेम हो गया, अब -2 आई कैप -4 जे कैप एंड 4 के कैप। तो आपको निकालना क्या, डायरेक्शन कोसाइन। तो एल इक्वल टू हम बोले थे ना, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। एक्स में है -2
x -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट। आंसर कितना आ जाएगा -2 अपॉन 32 4 36, 36 का अंडर रूट 6। तो ये कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -1/3। अगेन m इक्वल टू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। y कितना है -4 है, इसका कितना निकल के आया था 6, तो ये आ जाएगा -2/3। एंड लास्ट n इक्वल टू जेड अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का अंडर रूट। जेड 4, तो 4/6 कितना आ जाएगा 2/3। डायरेक्शन को साइन निकल के आ गया। बस इसमें करना क्या था, आपको ए बी वेक्टर फाइंड आउट करना था। तो ए बी वेक्टर कैसे फाइंड आउट होगा, उसके क्या कॉन्सेप्ट था, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे वो वेक्टर फाइंड आउट हो गया। तो देखिए वेक्टर अलजेब्रा बहुत इजी है। आपको बस करना क्या है कि जो भी पढ़ाते आया हूँ शुरू से स्टार्टिंग से, बस वो सारे कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है, तब इजी हो जाएंगे आपके लिए, नहीं अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड नज़र आएगा। अभी और आगे वाले आने वाले एक्सरसाइज में और भी बहुत कुछ है। तो देखिए वैसे जिसे बोल रहा हूँ उसे करते जाइए, वेक्टर अलजेब्रा आपके लिए बिल्कुल ईजी बन जाएगा। तो नोट करिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 13 था ये, 14 एक देखते हैं। 15 से क्या है ना, वो सेक्शन फॉर्मूला से है, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन 14 जो है ना, आपको शो करना है कि जो वेक्टर दिया हुआ इक्वली इंक्लाइंड होगा OX, OY और OZ। तो थोड़ा सा फील करने के लिए मैं फिर से 3D फिगर बना के दिखाता हूँ, आखिर कहानी क्या है इसके पीछे। तो जब तक कहानी नहीं पता चलेगा तो पता भी नहीं होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ इंटरेस्ट भी नहीं जगेंगे, ठीक है। कहानी जानते हुए चलिए मान लीजिए कि ये P है और इसी का पॉइंट मान लेता हूँ 1 1 1। इसका मतलब कि x ये O है, ये x ले लेते हैं, ये y एंड ये z। तो x पे 1 यूनिट यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसा नहीं है, ये स्पेस में है, बात को समझिएगा। ये जो P पॉइंट लिया हूँ ना, ऐसे लिया हूँ, समझ में आ रही है बात। तो x पे 1 यूनिट, y पे 1 यूनिट, z पे 1 यूनिट। इसी का पोजीशन वेक्टर OP निकालने के लिए आपको बताया था कैसे, कंपोनेंट ऑफ फॉर्म ऑफ ए वेक्टर में। तो जब ये निकालिएगा ना तो यही आपको निकल के आ जाएगा x के अलोंग 1 यूनिट। तो x के अलोंग मैं मान लेगा i कैप, y के अलोंग मान लिया j कैप एंड z के अलोंग मान लिया k कैप। ये डायरेक्शन, तो 1 यूनिट x एंड डायरेक्शन, तो 1 इंटू आई कैप आ गया ना, तो आई कैप, 1 इंटू जे कैप, 1 इंटू के कैप, यही निकल के आ गया आपका OP फैक्टर। आपसे पूछ रहा है कि x के अलोंग, y के अलोंग एंड z के अलोंग, ये बात समझिए, ये OP जो है इस टाइप से है। तो x के अलोंग मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, ठीक है। x के अलोंग ऐसे एंगल कुछ बनाएगा ना, y से भी एक एंगल बना रहा है और z से भी एक एंगल बना रहा है। तो वही जो एंगल बोल रहा है कि इक्वली इंक्लाइंड होगा, OX, OY और OZ से इक्वली इंक्लाइंड होना चाहिए, वो शो करना है आपको। तो इसके लिए डायरेक्शन कोसाइन पढ़ाया ना आप लोग को। अगेन वही चीज़, cos अल्फा इक्वल टू बताया था x अपॉन r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये r वेक्टर ही हम क्या लिए थे, एज्यूम किए थे OP वेक्टर को, तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी चीज को हम बोले थे x, OP वेक्टर निकल गया था x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर
का अंडर रूट। अगेन फिर से आपको डायरेक्शन कोसाइन ना बोल के उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपको पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा, नहीं रहेगा तो क्वेश्चन हर में दिक्कत होने लगेंगे। एक ही क्वेश्चन ना है भाई, कुछ अलग थोड़ी पूछ दिया। डायरेक्शन कोसाइन ना बोल के इक्वली इंक्लाइंड होगा उसका पस पूछ दिया। तो एक्स, अब चूंकि वेक्टर ये है तो एक्स की जगह यहाँ पे 1, वाई की जगह 1, जेड की जगह 1, तो 1/1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 कॉस अल्फा इक्वल टू, तो इम्प्लाई दैट अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। अगेन कॉस बीटा इक्वल टू, तो वाई में भी 1 है, अब अगेन √3 ही रहेगा, तो इम्प्लाई दैट बीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। सिमिलरली गामा भी निकल के आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। तो है ना इक्वली इंक्लाइंड, सब में तो एंगल वही आ रहा है कॉस इनवर्स। समझो, यहाँ तक आज रहने दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कुछ और भी करना है। हाँ, लाइटिंग के लिए कि लाइट आपका चलिए रियल में फोकस मिल रहा है ना, कि कुछ ऐसा डार्कनेस है, तो ये सब कुछ भी फीडबैक समझाने के तरीके से कुछ फीडबैक देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके अभी, बस कितना टाइम ही लगेगा भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।